जेपी नड्डा के बारे में शुरुआती आरोप यह लगा कि वो हिमाचल प्रदेश से हैं और हिमाचल प्रदेश में भी अपना चुनाव नहीं जितवा पाए। नरेंद्र मोदी पर हुए गुजरात के मुख्यमंत्री कार्य से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक ये किसी के ऊपर नहीं हुआ। देखेंगे तो उसमें साफ समझ आएगा, तमिलनाडु, केरल से लेकर इनफैक्ट कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं है, तेलंगाना में तो है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो दक्षिण भारत में भाजपा कमजोर स्थिति में है। जिस तरह से भारत द्रोह का एजेंडा चलाया जा रहा है, कर्नाटक में तो बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में वैसा प्रभाव नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप? जगत प्रताप नड्डा, जेपी नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव करा करके फिर रिटायर हो जाएंगे। मतलब उसके बाद भाजपा का नया अध्यक्ष का चयन होगा। 24 चुनाव के बाद जेपी नड्डा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, तो यह तय हो गया कि सरकार के मंत्री बनते ही नड्डा अब भाजपा अध्यक्ष पद से मुक्त हो जाएंगे। जून 24 में मंत्री बने जेपी नड्डा। लगभग 8 महीने से ज्यादा समय हो गए नड्डा साहब भाजपा के अध्यक्ष बने हुए हैं। मोदी सरकार का साल भर का कार्यकाल पूरा होने वाला है और नड्डा भाजपा अध्यक्ष बने हुए हैं। भाजपा के रूल के मुताबिक 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है और कोई भी व्यक्ति दोबारा तो बन सकता है, तिबारा भाजपा अध्यक्ष नहीं बन सकता। जेपी नड्डा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का हो चुका हुआ है। 20 जनवरी 2020 को वो भाजपा के अध्यक्ष बने थे अमित शाह की जगह पे। अमित शाह जैसे कद्दावर नेता के बाद भाजपा अध्यक्ष बने नड्डा को लुंज पुंज माना गया, क्योंकि ये माना जाता रहा कि ज्यादातर फैसले तो अमित शाह ही करते हैं। जेपी नड्डा के बारे में शुरुआती आरोप यह लगा कि वो हिमाचल प्रदेश से हैं और हिमाचल प्रदेश में भी अपना चुनाव नहीं जितवा पाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो 400 पार का नारा था वो नड्डा की अगुवाई में था, जिसमें भाजपा फेल हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हों, महाराष्ट्र के चुनाव या दिल्ली के चुनाव, इसमें भाजपा ने अपनी लकीर बड़ी लंबी की। तो यदि भाजपा अध्यक्ष को यदि क्रेडिट डिस्क्रेडिट जाता है तो ये क्रेडिट भी जगत प्रताप नड्डा को जाएगा। लेकिन नड्डा अध्यक्ष नहीं रहेंगे। नड्डा के जगह कौन बनेगा, ये मोदी विरोधी गैंग रोज खबर करता है। यूट्यूब पे खलियर खैरातियों का गैंग रोज नया अध्यक्ष बना रहा होता है। लेकिन ऐसा क्या है मजबूरी, ऐसी क्या है मजबूरी कि नड्डा अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं? आप कल्पना कीजिए कि जेपी नड्डा के जगह पे इस पद पर यदि अमित शाह लंबे समय तक बैठे होते तो क्या होता। लेकिन जगत प्रताप नड्डा हैं तब भी बेचैनी है। रोज नई खबर बनती है अध्यक्ष कौन होंगे। मोदी काल में अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। भाजपा अध्यक्ष कोई भी बने उसमें एक बड़ा दांव मोदी का होगा। अनुमान लगाया जाता रहा कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा अध्यक्ष बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, यादवों के वोट को साधने के लिए धर्मेंद्र यादव को बनाया जाएगा। तो कई तरह के आरोप उड़ीसा के एक कोटे से आने वाले मोदी सरकार के मंत्री पर भी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इतनी हल्के खेल रहे हैं? दरअसल यदि मोदी के स्टाइल को देखेंगे तो वो दुश्मनों को उसी के हथियार से वध कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा लेफ्ट लिबरल गिरोह ने भारत को तोड़ने के लिए दलितों का मुद्दा उठाया। एक फ्रॉड केस जिसमें कोई दम नहीं था, रोहित वेमुला केस, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला जो फर्जी था और नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी तय किया जाने लगा। दलितों को हिंदुओं से अलग करने की साजिश कांग्रेस के लेफ्ट लिबरल गिरोह को यह ठेका दिया गया और पूरा प्रणय राय, जेम्स राय का चेलों का गैंग उसमें लग गया उस समय में और इस एजेंडे को साधने लगा।
तभी भारतीय जनता पार्टी ने कि एक सामान्य कार्यकर्ता जिनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया, रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो यह दिखने लगा कि कैसे स्ट्रेटजी तय होती है। एक सामान्य कार्यकर्ता रामनाथ कोविंद, कई बार मैंने अपने शो में रामनाथ कोविंद की कहानी सुनाई, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि कैसे जब एक सामान्य से दिखने वाले कोविंद साहब को मैं अपने न्यूज चैनल में प्रवक्ता के रूप में ले गया, वो जाना नहीं चाहते थे। एक जब उनके राज्यपाल बनने की खबर आई तो मैं चौंक गया कि बिहार के राज्यपाल कैसे बने। फिर उससे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आई कि वो राष्ट्रपति बना दिए गए। तब लगा कि कैसे ब्रांडिंग की गई और पहले उन्हें राज्यपाल बनाया गया। फिर यही खेल षड्यंत्र आदिवासियों को लेकर के हुआ। भारत को तोड़ने के लिए कांग्रेस के इकोसिस्टम ने आदिवासियों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया। मोदी ने उन सबको नाथ दिया, उन्हीं के हथियारों से पस्त कर दिया और फिर आदिवासी द्रोही कांग्रेस को साबित कर दिया गया। जब प्रतिभा देवी पाटिल जैसी ऐसी महिला को राष्ट्रपति एक समय बनाया गया, उसी समय में उसी के काट में जब द्रौपदी मुर्मू जैसी एक आदिवासी महिला, मुर्मू जी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और झारखंड के राज्यपाल के बाद वो भारत की राष्ट्रपति बनी। दरअसल मोदी कई फ्रंट पर लड़ते आए हैं। आजाद भारत में जितना पॉलिटिकली विद्रोह, अपमान और घेरे हमले नरेंद्र मोदी पर हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री कार्य से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक, ये किसी के ऊपर नहीं हुआ। अपने ऊपर फेंके गए हर हथियार को उन्होंने अपने विरोधियों को नाथने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद इस चुनाव में फिर से एजेंडा चलाया गया, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और हिंदुओं को तोड़ने का खेल। राहुल गांधी ने ऐसी सुपारी ली कि उत्तर प्रदेश में कम से कम अपने एजेंडे में सफल हुए। 400 पार का जो नारा था, जो उत्साह था कि नरेंद्र मोदी का कामकाज ऐसा है कि जिस तरह से 2014 में वो पूर्ण बहुमत की सरकार 1984 के बाद पहली बार देश में बनी थी और उसके बाद 2019 में उन्होंने लकीर और बड़ी कर दी, तो मोदी के कामकाज 2019 की सरकार में, कोरोना काल में उनकी सफलता और उसके बाद कई अहम फैसले जिसमें 370 का समाप्त होना, ट्रिपल तलाक जैसे मामले, कई ऐसे सीए जैसे मामले में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के फैसले से उम्मीद जग रही थी कि देश में जैसे कायाकल्प हुआ है, 400 पार का सपना पूरा होगा। लेकिन वो गाड़ी 240 पर आकर अटक गई। तो हताश मोदी की तस्वीरें सामने आने लगी। निराश योगी आदित्यनाथ का ऐसा लगा डबल इंजन का एजेंडा फेल हो गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे के साथ देश को तोड़ने की साजिश की गई, उसे पस्त किया गया। फिर महाराष्ट्र में उससे बड़ी भी विजय और उसके बाद दिल्ली में भारत द्रोही गैंग को पस्त करके मोदी ने नई लकीर खींची। तब फिर हाल के दिनों में दक्षिण भारत में एक षड्यंत्र शुरू हुआ। भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का खेल कई सालों से आग लगाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस माचिस लगाने की जरूरत है। और इसीलिए उन्होंने सैम पित्रोदा से भी बयान दिलवाया कि भारत एक देश नहीं है। दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी वंशज लगते हैं, पूर्वी भारत के लोग अरब के वंशज लगते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब के वंशज लगते हैं और पूर्वी भारत के लोग चाइनीज। अपने अंकल सैम से राहुल गांधी ने यह सब बयान दिलवाकर भारत को तोड़ने का खेल किया। फिर उसके बाद अंकल सैम के साथ राहुल गांधी ने विदेश में भी बयान दिया कि भारत एक देश नहीं है, भारत में अलग अलग भाषाएं हैं और भाषाओं के नाम पर विद्रोह है। सालों से भाषा विद्रोह ठंड पड़ा हुआ था, उत्तर और दक्षिण का मुद्दा नहीं था और बड़ी चालाकी से प्रधान राहुल गांधी ने इसे एक मुद्दा बनाना शुरू किया। फिर वायनाड से वो चुनाव लड़े क्योंकि अमेठी में उनकी हार तय थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद राहुल ने उत्तर और दक्षिण का गेम खेलना शुरू किया। दरअसल दक्षिण भारत में भाजपा कमजोर है। आप यदि मैप देखेंगे तो उसमें साफ समझ आएगा, तमिलनाडु, केरल से लेकर इनफैक्ट कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं है, तेलंगाना में तो है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो दक्षिण भारत में भाजपा कमजोर स्थिति में है। तो एक षड्यंत्र अपने सहयोगी डीएमके के साथ कांग्रेस ने तय किया, करना शुरू किया, वो भाषा विद्रोह को लेकर के। इनफैक्ट ये हुआ कि तमिलनाडु में जो बजट पेश किया गया उसमें रुपए का प्रतीक चिन्ह को भी गायब कर दिया गया।
लेकिन निर्मला सीतारमण ने वहीं पर उन्हें साध लिया। भारत में लगातार एक षड्यंत्र हो रहा है कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर भारत में है और इस लिहाज से बड़ी गहरी खाई बोने की कोशिश हाल के दिनों में की जाने लगी। इसकी शुरुआत तो कई सालों से राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। भारत को बर्बाद करने के लिए सत्ता से लगातार दूर होती कांग्रेस और सोनिया गांधी के बेटे इस उम्मीद और आस जब से खत्म हो रही है कि सत्ता अब उनके हाथ से दूर हो रही है, तो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का एक बड़ा खेल शुरू हुआ। ये सच है कि भाजपा की पैठ दक्षिण भारत में नहीं है, लेकिन जिस तरह से केरल और तमिलनाडु में बड़ी तेजी से भाजपा अपना फैलाव कर रही है, उससे खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या भाजपा अध्यक्ष के चयन के लिए जो विलंब हो रहा है, उसमें एक बड़ी प्लानिंग है। क्या भाजपा अध्यक्ष दक्षिण भारत से तय किया जा चुका है? दक्षिण भारत से कुछ नाम हैं जिस पर ऐसा विचार किया जा रहा है। चूंकि भाजपा को दक्षिण भारत विरोधी साबित किया जा रहा है, मोदी को उत्तर भारत का नेता बताने का षड्यंत्र किया जा रहा है, भाजपा एक छोटी पार्टी से अपनी लकीर बड़ी करती चली गई। 84 में मात्र 2 सांसद वाली भाजपा आज प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार की मुखिया है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यह उतना ही सच है कि दक्षिण भारत में भाजपा पैर नहीं जमा पा रही है। तो क्या एक बड़ा प्लान अब मोदी और शाह का यह है कि दक्षिण के ध्रुव को साधा जाए, भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का और देश तोड़ने का जो कांग्रेस और उसके सहयोगी की साजिश है उसे ध्वस्त कर दिया जाए? ये रातों रात नहीं हुआ। मोदी लगातार तमिल भाषा का महिमा मंडन करते रहते हैं, तमिल को धरती का सबसे पुरातन भाषा कहते रहते हैं। और जिस तरह से संसद में उन्होंने, आपको याद होगा कि संसद में जो भारत के प्रतीक के रूप में जो उन्होंने सेंगोल को स्थापित किया था, उसमें एक बड़ा प्लान था। सेंगोल तमिलनाडु से आता है, तमिलनाडु से इसे भारत की संसद का प्रतीक बना दिया गया। यूं ही नहीं था, दरअसल सालों से जो एक बड़ी साजिश थी उसे ध्वस्त करने का खेल ये शुरू हुआ। तमिलनाडु के प्रतीक के रूप में तमिल भाषा को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनाया, तमिल भाषा का दुनिया में जो सम्मान बढ़ाया, वो इनके कहते हैं कि इनके लिए आखिरी कील साबित होने लगी, लेकिन फिर भी फरफराहट होने लगी। हाल के दिनों में चूंकि 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए डीएमके को एक बड़ी सुपारी दी गई और डीएमके जो लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू विरोधी एजेंडे अपना रहा था, वो हिंदू विरोधी एजेंडे डीएमके का फेल हो गया। कांग्रेस का हिंदू विरोधी एजेंडा लगातार फेल हो रहा है। कांग्रेस को पता चल गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति से वो भारत को तोड़ नहीं पाएंगे। अब वो जातिवाद वाला खेल खत्म हो रहा है, इसीलिए दक्षिण भारत को भाषा के आधार पर तोड़ने का खेल शुरू हुआ। तो क्या इसे साधने की बड़ी तैयारी हो रही है? डीएमके के नेता और करुणानिधि के पुत्र स्टालिन ने भारत को भाषा में बांटने की कांग्रेस की सुपारी को आगे बढ़ाया एक षड्यंत्र के तहत। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने स्टालिन के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया और ये पता चला कि किस तरह से सेंगोल जिस तरह भारत का प्रतीक बन गया है, वैसे ही रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है उसका मार्गदर्शक, उसका निर्माता निर्देशक एक तमिल था। ये पूरा खेल जो है खत्म हुआ। तो फिर कांग्रेस का पूरा एजेंडाबाज, कांग्रेस का पूरा खलियर खैराती का गैंग, उसका पूरा इकोसिस्टम उस रुपए के प्रतीक से हट करके रुपए के गिरते हुए हैसियत पर आने लगा। वो तमाम लोग जो हिंदी से खाते पीते हैं, उन सब ने स्टालिन के हिंदी विरोधी एजेंडे पर कुछ नहीं कहा। जो भारत की प्रतीक के रूप में कांग्रेस बनी हुई थी, उसने हिंदी के खिलाफ स्टालिन के द्रोह और घृणा को लेकर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, खलियर खैरातियों का गैंग जो हिंदी पत्रकारिता करता है, हिंदी की नफरत पे चुप रहा और वो चाह रहा था कि रुपए को मामले को लेकर के उत्तर और दक्षिण का षड्यंत्र हो। तो क्या तमाम षड्यंत्रों को नष्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने नया एजेंडा तैयार किया है? क्या भारत का अगला अध्यक्ष तमिलनाडु से होगा? और यदि तमिलनाडु से होगा तो क्या वो निर्मला सीतारमण हो सकती हैं? मैं निर्मला जी की बात क्यों कह रहा हूं? सादगी के प्रतीक निर्मला सीतारमण देश की पहली रक्षा मंत्री हैं, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री। निर्मला जी को जब रक्षा मंत्री बनाया गया तो देश चौंका। एक सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता, जो पुरानी कार्यकर्ता भी नहीं है, जेएनयू प्रोडक्ट
निर्मला सीतारमन तमिलनाडु से आती है, तमिलनाडु की मदुरई से आती है। राज्यसभा से लगातार सांसद रही निर्मला सीतारमन को अरुण जेटली के बाद भारत का वित्त मंत्री बनाया गया, तब भी लोग चौंका। ये माना जाता है कि निर्मला सीतारमन देश की सबसे बेहतरीन रक्षा वित्त मंत्री के रूप में स्थापित हो चुकी हुई है। तो क्या निर्मला सीतारमन का कद इसीलिए बढ़ाया गया? वो भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के दक्षिण के ध्रुव को ढाहेंगी, भारत विरोधी एजेंडे को काटेंगी। निर्मला सीतारमन एक बड़ा नाम है जो तमिलनाडु से आती है। सबसे ज्यादा विद्रोह कांग्रेस तमिलनाडु से करना चाह रही है। भारत को जलाने का खेल वहीं से हो रहा है। तमिलनाडु में इसके अलावा भी आप यदि कह सकते हैं कि एक और नाम है। तमिलनाडु से ही आते हैं, अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी केरल से आते हैं, और केरल से ही आते हैं, केरल से ही बीजेपी की जीत के लिए सीपीएम को ध्वस्त करने वाले, और केरल से ही आते हैं जो राजीव चंद्रशेखर। आप राजीव चंद्रशेखर जी को देखिए। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, इन दो राज्यों में बीजेपी की रत्ती भर पैठ नहीं रही है, लेकिन राजीव चंद्रशेखर राज्य मंत्री थे और राजीव चंद्रशेखर को फिर वापस संगठन में भेजा गया है केरल के में काम करने के लिए। राजीव चंद्रशेखर भी एक बड़ा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या हो सकते हैं। अब मोदी के मूड में क्या चल रहा है जानना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि दुश्मनों को उसी के हथियार से मारते हैं मोदी। चंद्रशेखर वो नेता हैं जिन्होंने तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को हराया है। शशि थरूर 3 बार के लोकसभा सांसद रह गए, लेकिन मात्र 16,000 वोट से ही उन्होंने राजीव चंद्रशेखर को हराया। यूं कहें, राजीव चंद्रशेखर मात्र 16,000 वोट से हारे कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर से, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे और साजिशन उन्हें पस्त किया गया। राजीव चंद्रशेखर भी एक बड़ा नाम हो सकते हैं। इतना ऐसा साफ लग रहा है कि मोदी के मन में कुछ बड़ा चल रहा है, और इसीलिए ये नाम राजीव चंद्रशेखर का है। राजीव चंद्रशेखर भी तमिलनाडु से ही, केरल से आते हैं, शशि थरूर वाले के राज्य से, और दूसरी तरफ उसी राज्य से आते हैं सुरेश गोपी, अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी। सुरेश गोपी का भी बड़ा नाम है, लेकिन इसमें निर्मला सीतारमन, मुझे सबसे बड़ा नाम निर्मला सीतारमन का लग रहा है। निर्मला सीतारमन के साथ एक और नाम है बीएल संतोष का। बीएल संतोष कर्नाटक से आते हैं, लेकिन बीएल संतोष भाजपा के संगठन मंत्री रहे, लंबे समय से संगठन मंत्री बनते रहे, और इनकी पैठ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरा दक्षिण भारत में इनका प्रभाव रहा है। इनकी बात इस कदर चलती रही कि संघ से आए बीएल संतोष भाजपा के संगठन महासचिव हैं। महासचिव तो कई होते हैं, संगठन महासचिव एक ही होता है। बीएल संतोष आज की तारीख में कहा जाता है कि बीजेपी में कद्दावर नेता हैं, जो कि संघ से हाल में आए हैं। वैसे भारत विरोधी तत्व, मोदी विरोधी संघ और बीजेपी में टकराव की बात अक्सर करते हैं। वे भूल जाते हैं जिस तरह बीएल संतोष पूर्णकालिक प्रचारक हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी पूर्णकालिक प्रचारक हैं। भाजपा में स्वयंसेवक प्रधानमंत्री तो बना, अटल जी स्वयंसेवक ही थे, आडवाणी जी स्वयंसेवक ही थे, स्वयंसेवक तो गृह मंत्री भी हैं, सरकार में कई स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक तो देश के कई मंत्री हैं, राष्ट्रपति भी स्वयंसेवक रह गए। लेकिन पहला व्यक्ति है जो देश में आरएसएस का प्रचारक है, उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो नरेंद्र मोदी है। और उसी ढंग से बीएल संतोष देश के आरएसएस कोटे से आने वाले प्रचारक, पूर्णकालिक प्रचारक हैं, इंजीनियर से प्रचारक बने। बीएल संतोष संगठन में बहुत बड़ा दांव है इनका। तो क्या ये भाजपा से बंगारू लक्ष्मण के बाद दक्षिण भारत के पहले अध्यक्ष बनेंगे? क्या निर्मला सीतारमन और बीएल संतोष में से किसी एक का चयन होना है? क्योंकि निर्मला जी के नाम पर मुझे इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव लग रहा है क्योंकि वो तमिलनाडु से आती हैं, वो जेएनयू से हैं, और जिस तरह से भारत द्रोह का एजेंडा चलाया जा रहा है, कर्नाटक में तो बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में वैसा प्रभाव नहीं है। तेलंगाना में भाजपा की सहयोग की सरकार है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में
अभी ये दूर की कौड़ी है। एक बड़ी साजिश की जा रही है, क्योंकि केरल से राहुल गांधी आते हैं लोकसभा से। अब वो प्रियंका वाड्रा को वहां से लड़वाया, प्रियंका वाड्रा वहां से हैं। तो क्या केरल में कांग्रेस के का कांड करने के लिए केरल या तमिलनाडु से चयन किया जाएगा? मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मोदी के मन में क्या चल रहा है कि जानना उतना ही मुश्किल होता है। इतना तय है कि वो अपने विरोधियों को उसी के हथियार से वध करते हैं। तो क्या इस वध करने की तैयारी हो गई है? क्या निर्मला सीतारमण का एक कद भाजपा अध्यक्ष उन्हें स्थापित करने का एक बड़ा प्लान दक्षिण के ध्रुव में भारत द्रोहियों को नष्ट करने का है? राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य विचारधाराओं का विरोध हो सकता है, लेकिन भारत विरोध देश तोड़ने वाला घातक काम नहीं हो सकता। जिस तरह से तमिलनाडु में देश विरोधी एजेंडा कांग्रेस और उसके सहयोगी चला रहे हैं, उसके लिए एक दूरगामी योजना की जरूरत है, एक कद्दावर नेता का। उसमें निर्मला सीतारमण मुझे सबसे सटीक लगती है। तो क्या निर्मला सीतारमण या बीएल संतोष के माध्यम से भारत विरोधी कांग्रेस के एजेंडे को, भारत को बर्बाद करने की कांग्रेस की साजिश को ध्वस्त करने की तैयारी है? नाम कई चलते रहे भाजपा अध्यक्ष के लिए, देवेंद्र फडणवीस का नाम, राजनाथ सिंह जी का नाम तो चलते रहे, मनोहर लाल खट्टर का भी, कई और नाम, शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन इन सब के नाम अब अतीत बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर फिर से मंत्री बन चुके हुए हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में देरी ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में जो दक्षिण भारत में चुनाव होने हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु में, उसमें भारत द्रोही के एजेंडों को साधने के लिए मोदी क्या बड़ा प्लान बना रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। भाजपा अध्यक्ष के चयन के लिए माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक भाजपा अध्यक्ष के चयन पर मुहर लगा दिया जाएगा। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले तमिलनाडु में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए, भाजपा को उत्तर भारत की पार्टी साबित करने के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए, भारत तोड़ने के षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए मोदी क्या एक बड़े हथियार तैयार कर रहे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम।